हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हमने एमपीपीएससी की निशुल्क तैयारी करना शुरू किया। हमने एक क्रमबद्ध तरीके से 10वीं यूनिट को पढ़ा, उसके बाद हमने छठी यूनिट को पढ़ा और फिर हम पहली यूनिट को पढ़ना शुरू किए। अब क्योंकि डेट एक्सटेंड हो चुकी है और मेंस के लिए कुछ कम समय है, तो वे विद्यार्थी जिनका प्री पूरी तरीके से तैयार हो चुका है उनके लिए हमने एक अलग से लेक्चर सीरीज शुरू की है, जिसमें हम मेंस के कुछ विशेष टॉपिक्स जैसे समाजशास्त्र हमने क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे स्टूडेंट जो कि प्री जिनका अभी तैयार नहीं है, प्री के लिए वो पूरी तरह तैयार नहीं है, वो अभी मेंस की तैयारी ना करें। लेकिन जो स्टूडेंट पूरी तरह तैयार है, प्री उनका तैयार है, वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं प्री पढ़ करके, वो मेंस की तैयारी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप पहली यूनिट ही कंटिन्यू कीजिए। आप निश्चिंत रहिए, जिस तरीके से हमने पहली यूनिट को अभी तक पढ़ा है उसी क्रम में हम रोजाना एक वीडियो उसके लिए भी बनाएंगे। अभी शुरुआत है इसलिए हो सकता है थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो, और सिमिलरली दिन में हम 2 वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो प्री को फोकस करेगा और दूसरा वीडियो मेंस को फोकस करेगा। जिस स्टूडेंट की जैसी जरूरत है वो इस वीडियो श्रृंखला से वैसी ही जरूरत को पूरा करे। फिर से रिपीट कर देता हूं, प्री जिन लोगों का अभी तैयार नहीं है वे स्टूडेंट केवल प्री पर फोकस करेंगे, ज्यादा मेंस के कारण अपनी स्टडी को प्रभावित नहीं करें। इस मेंस सीरीज में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मेंस के स्टूडेंट वो केवल आंसर राइटिंग करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। हर एक टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं उस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि अभी तक इस टॉपिक से कैसे प्रश्न आए हैं और कैसे प्रश्न आ सकते हैं। आप उन पर फोकस करेंगे, उनको लिखने की कोशिश करेंगे। इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपको लिखने की तैयारी भी कराऊंगा कि कैसे हमें आंसर राइटिंग करनी है। चलिए अब ज्यादा बात ना करते हुए मूल टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए, जिनकी वजह से आज मैं हूं, उनको याद करके आगे बढ़ते हैं। आप सबको बार बार मैं ये बोलता हूं कि आप सिलेबस याद कर लीजिए। सेकेंड पेपर के सेकेंड पार्ट में समाजशास्त्र दिया हुआ है जो लगभग 150 नंबर का है, और इसका जो पहला पॉइंट यूनिट का नाम था समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा, ये पिछले वीडियो में मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अब पहला पॉइंट भारतीय समाज की संकल्पना जिसमें कुटुंब शब्द दिया हुआ है, आज हम इस पर फोकस करने वाले हैं। कुटुंब का डाटा कंटेंट भी अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको नोट्स बनाने और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हमारे नोट्स कंप्लीट होते जाएंगे हम आपको निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराएंगे। हम इन प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज लेते नहीं है और ना ही हम ऐसी आशा करते हैं। जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सब निःशुल्क है और इसका कंटेंट भी आपको निःशुल्क रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे मूल टॉपिक कुटुंब पर। तो ये कुटुंब नाम की जो संस्था है इसे 3 नामों से जाना जाता है, पहले ये क्लियर कर ले। भारत में इसको, पूरे भारत में इसे साहित्य की भाषा में संयुक्त परिवार, उत्तर भारत में इसे कुटुंब और दक्षिण भारत में इसे थारवाड़ के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं फिर से बताऊं। देखिए हमारे भारत में साहित्य की दृष्टि से एक शब्द प्रचलन में है जिसे हम कहते हैं संयुक्त परिवार, और यही संयुक्त परिवार उत्तर भारत में, ये जो भारत के उत्तर का क्षेत्र है, यहां एक विशेष क्षेत्रीय नाम से जाना जाता है और वो क्षेत्रीय, इस वाले हिस्से में इसे कहा जाता है कुटुंब, अर्थात यही एक कुटुंब है। और दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, जो भारत का ये वाला हिस्सा है, यहां इसे थारवाड़ के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण भारत में जो थारवाड़ है वही उत्तर भारत में कुटुंब है, और ये दोनों संयुक्त रूप से संयुक्त परिवार की ही पर्यायवाची शब्द हैं। मूल रूप से हमें संयुक्त परिवार पढ़ना है। कुछ लोग हो सकता है कि उनको ये बात यकीन ना है, तो आप अपने सिलेबस को इंग्लिश में एक बार जब पढ़ेंगे तो वहां आपको मिलेगा ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया लिखा हुआ या ज्वाइंट फैमिली लिखा हुआ मिलेगा। ज्वाइंट फैमिली को जब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम संयुक्त परिवार की बात कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक हमारा संयुक्त परिवार है। पहले मैं आपको क्रम बता देता हूं कि किस क्रम से हमें मेंस में पढ़ाई करनी होती है। देखिए जब भी हम मेंस के किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, जैसे अगर हम संयुक्त परिवार पढ़ रहे हैं तो संयुक्त परिवार के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा, यही चैप्टर हर टॉपिक पे कॉमन रहेंगे। सबसे पहले आपको उसका अर्थ और उसकी परिभाषा पढ़नी होगी, और अर्थ में हम उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो और उसका जो भाव होता है वो पढ़ते हैं।
परिभाषा में हम कुछ समाज शास्त्रियों की परिभाषा या समाज शास्त्रियों के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो कम से कम 1, 2 या 3 परिभाषाएं याद करते हैं, याद करनी है, हर स्टूडेंट को पूछी जाती है। तीसरा पॉइंट जो इसमें हमें पढ़ना होता है वो इसके प्रकार होते हैं कि संयुक्त परिवार का प्रकार या वर्गीकरण किसने किया, वर्गीकरण के आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट इसकी विशेषताएं होती हैं। मेंस एग्जाम में आपको 5 से 6 विशेषताएं याद करनी है। मैं हर एक कंटेंट पे टॉपिक पे 10 विशेषताएं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको कम से कम 5 विशेषताएं याद करनी है। फिर इसके गुण पढ़ने होते हैं, इसके दोष पढ़ने होते हैं, और जैसे संयुक्त परिवार है तो इसके स्वरूप में आए परिवर्तन की बात करनी होती है। इसके बाद हम इस पर आए हुए, अभी तक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस को आप आंसर राइटिंग करने की कोशिश करेंगे। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं, संयुक्त परिवार क्या है। सबसे पहले याद रहे प्राचीन काल में भारत में परंपरागत परिवार की संरचना संयुक्त परिवार के रूप में समझी जा रही है, या उसी के रूप, वो जो प्राचीन काल में जो परिवार का स्वरूप था वही संयुक्त परिवार था, उसे ही आज के इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। अर्थात भारतीय प्राचीन काल की एक विशेषता जो कि पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलती, वो केवल भारत में मिलती है, और वो है संयुक्त परिवार। भारत में संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए हम इसकी परिभाषा पे आ रहे हैं, इसका अर्थ और परिभाषा सिमिलर साथ में पढ़ेंगे। यह लोगों का वह समूह है जिसमें 3 या अधिक पीढ़ी एक ही छत के नीचे रहती है, एक ही चूल्हे का पका हुआ खाना खाती है और एक सामान्य गतिविधि में भाग लेती है। 3 शब्द यहां से पॉइंट निकले हैं। पहला, एक या अधिक पीढ़ी, क्या लिखा हुआ है, लोगों का वह समूह। तो पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो कि यह लोगों का समूह है। क्या है ये? लोगों का समूह, लोगों का समूह जिसमें 3 या अधिक पीढ़ी के लोग निवास करते हों। दूसरा पॉइंट है कि एक ही चूल्हे से बना हुआ खाना खाते हो। और तीसरा पॉइंट है कि सामान्य रूप से सभी सामान्य गतिविधि में भाग लेते हो। तो ये 3 विशेषताएं जहां होंगी उसे हम संयुक्त परिवार कहेंगे, और इन्हीं के आधार पर संयुक्त परिवार का अर्थ भी होता है। संयुक्त परिवार का अर्थ अगर पूछा जाए तो क्या है? संयुक्त परिवार लोगों का एक समूह है जहां 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग साथ में रहते हैं या एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक सामान्य चूल्हे में बना हुआ खाना खाते हैं और सामान्य सभी गतिविधियों में एक साथ भाग लेते हैं, या सामूहिक रूप से अपने आप को गतिविधियों में प्रेजेंट करते हैं, एकता का भाव उनमें प्रेजेंट करते हैं। इसे ही हम क्या कहेंगे? संयुक्त परिवार। तो ये पॉइंट पे परिभाषा बहुत अच्छे से या इसका अर्थ बहुत अच्छे से याद रख लो। ये पॉइंट याद रखना, यह लोगों का वह समूह है जिसमें 3 या अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ में मिलकर के एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं, एक ही चूल्हे पर बना हुआ पका हुआ खाना खाते हैं और सामान्य गतिविधियों में एकरूपता दर्शाते हैं। ये लोग नातेदारी व्यवस्था के माध्यम से या आधार पर संपत्ति के समान अधिकारी होते हैं। ये विशेषता अगर जोड़ी है तो ठीक है, नहीं भी जोड़ेंगे तो चलेगा। तो इसका अर्थ समझ में आया होगा सब लोगों को कि संयुक्त परिवार जो शब्द है इसका अर्थ क्या है। अर्थ में आपको 3 बातों पर फोकस करना है। लोगों का वह समूह जिसमें 3 या अधिक पीढ़ी के लोग साथ में रहते हो, एक छत के नीचे एक ही चूल्हे का खाना खाते हो। और तीसरी विशेषता होगी कि यह सामान्य रूप से अपने में एकता का भाव रखते हुए सभी गतिविधियों में एकता दर्शाते हो, वो संयुक्त परिवार कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त परिवार के इस शब्द से कुछ समाजशास्त्रियों की परिभाषा भी जुड़ी हुई है। उससे पहले याद रहे कि इसके एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त परिवार की कौन सी दशाएं हैं या कौन सी दशाएं किसी परिवार को संयुक्त परिवार बताती हैं। तो 3 ऐसी दशाएं हैं, 3 ऐसी स्थितियां हैं, दशाएं हैं जो संयुक्त परिवार को संयुक्त परिवार सिद्ध करती हैं। पहला है पीढ़ियों की गहराइयां, दूसरा अधिकार और दायित्व कि सबके एक दूसरे पर अधिकार और दायित्व होते हैं, और तीसरा है संपत्ति। अगर आपसे ये प्रश्न स्पेसिफिक पूछा जाता है कि कुटुंब या संयुक्त परिवार की 3 दशाओं का वर्णन कीजिए, तो आंसर करना है इसकी 3 दशाएं। पहला, पीढ़ियों के लोगों में आपसी जुड़ाव, दूसरा पॉइंट है अधिकार और दायित्व, और तीसरा है संपत्ति। ये 3 इसकी दशाएं हैं। केवल ये एक फैक्ट के रूप में याद करना है, क्योंकि एग्जामिनर अगर इस प्रकार का सीधा प्रश्न पूछेगा तो ऐसा ही आंसर हमने
करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समाजशास्त्रियों द्वारा संयुक्त परिवार को परिभाषित किया गया है। तो मैं आपको 4 परिभाषाएं बता रहा हूं, उसमें से 2 छोटी छोटी जो परिभाषाएं आपको याद हो जाए वो आप याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम परिभाषा कर रहे हैं आईपी देसाई द्वारा दी गई। आईपी देसाई ने बहुत सरल शब्दों में संयुक्त परिवार को डिफाइन किया। देखिए ये परिभाषा वर्ड टू वर्ड हमें मेंस एग्जाम में लिखनी होती है। जब 7 नंबर या 10 नंबर का प्रश्न होगा तो आप इसका आंसर किस तरीके से करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त परिवार को समझाइए या संयुक्त परिवार को की व्याख्या कीजिए, तो सबसे पहले उसका अर्थ बताएंगे 2 लाइन में, अगली 3 लाइन में एक समाजशास्त्री की परिभाषा बतानी है, अर्थात एक समाजशास्त्री की परिभाषा हमें पक्का याद रखनी पड़ेगी। तो आईपी देसाई की जो परिभाषा है, आईपी देसाई की जो परिभाषा है वो ये है, हम उस घर को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकांकी परिवार से अधिक पीढ़ियां, 3 या 3 से अधिक के सदस्य रहते हैं। बस इसको यहां तक रोको, इसको जोड़ने की कोशिश करो। देखो जब भी किसी समाजशास्त्री की परिभाषा पढ़ो तो उसकी परिभाषा को एक वर्ड यहां से निकालना है, इस परिभाषा में से एक मुख्य शब्द को निकालना होता है और उससे उस व्यक्ति के नाम को या समाजशास्त्री के नाम को जोड़ लेना है। इससे कनेक्ट रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। तो मैंने ये आई निकाला और पी, इन दोनों से कुछ शब्द जोड़ा। आई से मैं एकाकी को जोड़ लेता हूं और पी से मैं पीढ़ियों को जोड़ लेता हूं। तो पहला सेंटेंस याद हो जाएगा। आईपी देसाई कहते हैं कि हम उस घर को संयुक्त परिवार कहेंगे जिसमें आई से एकाकी रूप से एक पीढ़ी से या 3 पीढ़ी से अधिक के लोग रहते हो। कनेक्ट हो गया होगा। जिसमें सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और परस्पर अधिकार और कर्तव्य द्वारा संबद्ध हो। तो आईपी देसाई की परिभाषा के 2 पार्ट हमने किए याद करने के लिए। पहला आई और पी से जोड़ा और तीसरा पॉइंट भी हम इस पी से जोड़ेंगे। इस पी में लिखा हुआ है परस्पर, संपत्ति, परिसंपत्ति, आय, ये 3 शब्द एक साथ याद रख लो। परस्पर, परिसंपत्ति और आय और अधिकार के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हो, उस परिवार को हम क्या कहेंगे? संयुक्त परिवार या कुटुंब कहेंगे। तो आपसे अगर कुटुंब की परिभाषा पूछी जाती है तो याद रखिएगा कुटुंब की आईपी देसाई की परिभाषा है। आईपी देसाई कह रहे हैं कि संयुक्त परिवार या कुटुंब हम उस घर को कहेंगे जिसमें आई फॉर एकाकी रूप से, पी फॉर पीढ़ियों से लोग एक साथ रहते हो। दूसरी लाइन शुरू करते हैं, परस्पर, एक सदस्य, जिसमें एक सदस्य दूसरे सदस्य से परस्पर संपत्ति, परिसंपत्ति, आय और अधिकारों के साथ जुड़ा हुआ हो या अधिकार और कर्तव्यों के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हो, तो उस घर को हम क्या कहेंगे? कुटुंब कहेंगे या संयुक्त परिवार कहेंगे। ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट हम परिभाषा पे चलते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से इसको याद करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इरावती कर्वे, ये एक बहुत अच्छे समाजशास्त्री, इनकी एक परिभाषा है, एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो सामान्यतः, यहां से असली परिभाषा शुरू होती है, हमें ये जोड़ना है, एक ही घर में रहते हो, जो एक ही रसोई से बना भोजन करते हो, जो संपत्ति के सम्मिलित स्वामी हो। 3 बातें हो गई हैं। एक ही घर में रहते हो, एक रसोई का, देखो 3 शब्द निकाल लिए हमने। पहला शब्द है घर, दूसरा है रसोई और तीसरा शब्द जो हमने निकाला है वो है संपत्ति या संपत्ति के रूप, सम्मिलित रूप से स्वामी हो। तो ये परिभाषा की शुरुआत के 3 शब्द हमें निकालने हैं। आईपी देसाई कहती है कि समूह या संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्ति को एक समूह, ये तो एक कॉमन शब्द हो गया, इतना तो हमें वैसे ही याद रख लेना है। आईपी देसाई के अनुसार परिभाषा क्या है कि संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें लोग एक ही घर में रहते हो, एक ही चूल्हे का भोजन करते हो या एक ही प्रकार का भोजन करते हो, और तीसरा पॉइंट है एक संपत्ति के सम्मिलित रूप से स्वामी हो या अधिकार रखते हो। चौथा पॉइंट अगर आप चाहें तो जोड़ लीजिए, सम्मिलित रूप से पूजा में भाग लेते हो, सामान्य पूजा में भाग लेते हो, विकास और जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से रक्त संबंधित हो। तो ये 5 पॉइंट जो है वो इरावती कर्वे में है। याद कैसे करेंगे? देखो इरावती कर्वे को इंग्लिश में लिखो, इरावती, तो ई जो है ये 5 को शो करता है, क्योंकि हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, D4 होता है, तो E5 हो जाता है। तो उसमें 5 पॉइंट्स याद रखने हैं और वो 5 पॉइंट में पहला घर, दूसरा रसोई, तीसरा संपत्ति, 14 एक साथ पूजा करना और 5वां है
कि रक्त संबंधी होना, रक्त संबंधी। ऐसे आप इन पांचों पॉइंट्स को इरावती कर्वे के साथ जोड़ेंगे, इस तरीके से ये परिभाषा याद रह जाएगी। अब देखो सरल हो गई ये परिभाषा, आप हूबहू वर्ड टू वर्ड वैसा का वैसा लिखे ऐसा जरूरी नहीं है, उसका भाव वही होना चाहिए, भाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। का की हो जाएगा, की का हो जाएगा तो चलेगा। तो मूल परिभाषा क्या है, इरावती कहते हैं कि ये समाजशास्त्री की परिभाषा में मूल शब्द है कि यह संयुक्त परिवार मानव या लोगों का एक ऐसा समूह है जिसमें वे एक घर में निवास करते हो, एक रसोई का खाना खाते हो, एक ही संपत्ति के संयुक्त रूप से अधिकारी हो। चौथा पॉइंट पे आ जाओ, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है एक ही पूजा या एक साथ पूजा में भाग लेते हो और रक्त संबंधी हो, ऐसे लोगों के समूह को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। ये पॉइंट याद रख लेना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, छोटी छोटी दो परिभाषा याद रख लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बड़ी परिभाषा याद नहीं होगी, तो उनके लिए एस.सी. दुबे की एक छोटी सी परिभाषा है, यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हो, इतनी सी परिभाषा एक लाइन में ही खत्म है। कई मूल परिवार एक साथ रहते हो तो उनके समूह को ही हम संयुक्त परिवार कहते हैं। इन्होंने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया कि भैया कई मूल परिवार एक साथ रहते हो तो उनके समूह को ही संयुक्त परिवार कहा जाएगा। इसके जगह पे एक और बड़ी परिभाषा भी लिख सकते हैं इनकी, ये दूसरी परिभाषा, यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हो, उनमें निकट का संबंध हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हो, एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हो, उन्होंने सम्मिलित रूप से संयुक्त परिवार कहा जाएगा। तो ये दोनों परिभाषाएं बोली जा सकती है। जिनको बड़ी परिभाषा याद हो जाए वो बड़ा कर ले, जिनको छोटी याद हो जाए वो छोटी परिभाषा बोल दे। ऐसे ही हेनरी मैन की एक छोटी सी परिभाषा भी है, अगर आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। अब अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इन चारों परिभाषाओं में से कोई दो परिभाषा याद करेंगे। हेनरी मैन कहते हैं हिंदू संयुक्त परिवार एक समूह है। क्या है, हिंदू संयुक्त परिवार एक समूह है जिसमें जीवित पूर्वज एवं पुत्र तथा विवाह द्वारा इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदार सम्मिलित होते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा बोलने की कोशिश की है। जीवित पूर्वज, वर्तमान पीढ़ी और उनके बच्चों के विवाहित जो जोड़े हैं वो सब साथ में जहां रहते हैं वही संयुक्त परिवार या कुटुंब है। तो कुटुंब को हेनरी मैन ने इस तरीके से परिभाषित किया, मैन शब्द है ना तो इसने मैन पर फोकस किया कि वो लोग जहां पर पूर्व जीवित वंशज, वर्तमान पीढ़ी और उनके बच्चों के विवाहित जोड़े भी रहते हो, उसे संयुक्त रूप से संयुक्त परिवार या कुटुंब कहा जाएगा। ये पॉइंट याद रखना। ये बहुत सरल सी परिभाषाएं हैं जो आपको याद करनी है, लेकिन यह ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने अगर चार परिभाषा बताई तो आप चारों की चारों परिभाषा याद करेंगे। इन चारों में से कोई दो परिभाषा आप अपने हिसाब से याद कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, इरावती कर्वे के अनुसार संयुक्त परिवार की 5 विशेषताएं बताइए, या उन्होंने जो 5 विशेषता बताई वही आप बताइए। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन विशेषता पूछने की बजाय किसी विशेष समाजशास्त्री की विशेषता पूछ लेता है, या समाजशास्त्री द्वारा उस पॉइंट की विशेषताएं पूछ लेता है। तो संयुक्त परिवार में 5 विशेषता है। एक हम निवास बना देते हैं, एक घर, इसमें हम ये एक चूल्हा बना देते हैं, इसमें कुछ पैसे रखे हुए ये संपत्ति बना देते हैं। तीसरा पॉइंट है संपत्ति। चौथा एक मंदिर बना देते हैं इसमें। पांचवा पॉइंट है कई नातेदार संबंधित हो। तो 5 पॉइंट है, पांचों को हमने एक छोटे से चित्र में कंप्लीट कर लिया। ये एक संयुक्त आवास बना दिया, ये इसका गेट हो गया, इसमें ये एक चूल्हा हो गया या किचन हो गया, इसमें ये एक पूजा घर हो गया, और चौथा पॉइंट है इसमें एक नोट का गड्डी बना दिया, संपत्ति हो गया। 4 चीजें तो आसानी से याद हो जाएंगी। तो इरावती कर्वे ने संयुक्त परिवार की 5 विशेषताएं बताई है, और वो कौन सी है? सहनिवास, मतलब सब लोग एक साथ निवास करते हो। सहरसोई, मतलब सब एक साथ खाना खाते हो। सह संपत्ति, मतलब सब लोग मिक्स रूप में, संयुक्त रूप में एक संपत्ति के मालिक हो। सह पूजा, मतलब सब लोग साथ में पूजा पाठ में भाग लेते हो। और कोई नातेदार संबंधित, इनमें सारे नातेदार, मतलब ये सब लोग आपस में नातेदारी से संबंधित हो, ये या इन सब में आपस में नातेदारी से जुड़ाव हो, ऐसे समूह को इरावती कर्वे ने क्या कह दिया? संयुक्त परिवार। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अगर आपको विशेषताएं याद करनी है तो इरावती कर्वे की याद कर लो। अगर वो क्वेश्चन पूछ ले संयुक्त परिवार या कुटुंब की विशेषता बताइए, तो बिना नाम लिए आप ये 5 विशेषता बता दो तो सामान्य आंसर हो जाएगा। और अगर नाम लेकर के पूछ लिया जाए कि इरावती कर्वे के अनुसार संयुक्त परिवार या कुटुंब की 5 विशेषताएं बताइए, तो भी आप उनका नाम लेकर ये 5 विशेषता बता सकते हैं। एक बहुत अच्छा आंसर इससे बन जाएगा। इन सब पॉइंट्स को मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप डिटेल लिख सकते हो।
सहनिवास को आप लिखेंगे एक ऐसा स्थान जहां परिवार के सभी सदस्य संयुक्त रूप से साथ में निवास करते हो, उसे सहनिवास कहा जाएगा। सहरसोई मतलब एक ऐसा स्थान जहां परिवार के सभी सदस्य एक साथ भोजन करते हो, उसे सहरसोई कहा जाएगा। सहसंपत्ति अर्थात संपत्ति का मालिकाना हक पूरे परिवार के हर एक व्यक्ति का होता है, उसे सहसंपत्ति कहते हैं। तो ऐसे आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन एक बार ऐसा एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्या पूछा जा चुका है कि के एम कपाड़िया ने संयुक्त परिवार या कुटुंब, के एम कपाड़िया ने कुटुंब के लिए आवश्यक तत्व किसे माना है। तो एक ऐसा तत्व है जिसे के एम कपाड़िया ने आवश्यक तत्व माना, और वो आवश्यक तत्व है सामान्य छत। अर्थात जो सामान्य छत है वो आवश्यक तत्व है के एम कपाड़िया के अनुसार, आपके अनुसार नहीं, के एम कपाड़िया के अनुसार। ये क्वेश्चन एक सिंगल क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने यहां डाल दिया है, आप ये याद रखेंगे एक फैक्ट के रूप में। और आगे बढ़ते हैं, अगर हम कॉमन विशेषताओं की बात करें, कुटुंब की सामान्य विशेषताएं क्या है, तो कुटुंब की जो विशेषताएं वो वही है जो इरावती कर्वे ने बताई, हम कुछ और ऐड कर देते हैं। मैंने 10 विशेषताएं सामने लिख रखी है। क्या है विशेषता? संयुक्त उत्तरदायित्व। देखो, कुटुंब में सभी लोगों का सभी बराबर अधिकार और सभी लोगों का बराबर उत्तरदायित्व होता है। तो पहली विशेषता हुई सभी का बराबर उत्तरदायित्व या संयुक्त उत्तरदायित्व। दूसरा, बड़ा आकार। भैया जब परिवार होगा संयुक्त रूप से या कुटुंब होगा तो उसका आकार ऑब्वियसली बड़ा होगा, उसमें 20, 25, 30, 50 लोग होंगे तो उसका आकार बड़ा होगा, ये इसकी विशेषता हो गई। अगली विशेषता सामान्य निवास, जो इरावती कर्वे ने भी बताई कि भैया सामान्य रूप से एक साथ निवास करते हैं कुटुंब के लोग। सामान्य रसोई घर, वही इरावती कर्वे की परिभाषा का हिस्सा है ये भी, या वहीं से लिया जा सकता है। तो सामान्य रसोई, सामान्य संपत्ति, सामान्य पूजा पाठ और नातेदारी संबंध, ये 5 विशेषता हम पहले ही कर चुके हैं इरावती कर्वे के अनुसार। बड़ा आकार, संयुक्त उत्तरदायित्व, अधिकार और दायित्व एक साथ होना, निश्चित संपत्ति का हस्तांतरण या संपत्ति का हस्तांतरण पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी को हो जाना, तुलनात्मक स्थायित्व, ऐसे जो परिवार होते हैं उनमें कभी विघटन नहीं होता, ये हमेशा स्थायी होते हैं, मतलब ये वंश हमेशा आगे बढ़ता ही रहता है। हो सकता है कि किसी एक भाई के यहाँ बच्चा ना हुआ हो, तो अगर वो एकाकी परिवार होता तो उसका परिवार या वंश ही समाप्त हो जाता, लेकिन संयुक्त परिवार में क्योंकि सदस्य बहुत सारे होते हैं तो ये वंश परंपरा हमेशा स्थायी रहती है, आगे बढ़ती ही रहती है। एक उत्पादक इकाई, क्योंकि सदस्य बहुत सारे हैं तो ये बहुत सारे लोग मिलकर खूब सारा उत्पादन करते हैं, इसलिए इसे एक उत्पादक इकाई की विशेषता में भी जोड़ा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप याद कर सकते हैं। मूल रूप से आपको 5 से 6 विशेषताएं कुटुंब की याद होनी चाहिए। कुटुंब की 5 विशेषताएं अगर पूछी जाए तो क्या? बड़ा आकार पहला पॉइंट, एक सामान्य निवास स्थान दूसरा पॉइंट, एक सामान्य रसोई घर तीसरा पॉइंट, सामान्य रूप से सभी संपत्ति के समान अधिकारी या संपत्ति पर समान अधिकार पांचवा पॉइंट, एक सामान्य पूजा स्थल या पूजा में सभी की समान भागीदारी। ये 5 या 6 पॉइंट आप आसानी से याद कर सकते हैं, ये याद कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। के एम कपाड़िया के अनुसार 5 प्रकार के परिवार बताए गए। अब हम आ गए वर्गीकरण पे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संयुक्त परिवार या कुटुंब को वर्गीकृत कीजिए, इसका डिवाइडेशन या इसके प्रकार बताइए, तो आप किसी समाजशास्त्री के अनुसार कर लो। अगर एग्जाम में पूछा गया कि सामान्य रूप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कुटुंब का वर्गीकरण कीजिए या कुटुंब के प्रकार बताइए, तो आप ये वाला आंसर कर सकते हैं। और अगर एग्जाम में यही टफ प्रश्न पूछ लिया कि कुटुंब का वर्गीकरण के एम कपाड़िया के अनुसार बताइए, तो फिर आंसर वहां कठिन हो जाएगा, इसलिए हम इनका याद कर लेते हैं। इन्होंने कुटुंब को 5 हिस्सों में बांटा है, या कुटुंब 5 प्रकार के होते हैं ऐसा बताया। कौन कौन से? पहला, एकाकी परिवार जिसमें अविवाहित पुत्र साथ में रहते हो, मतलब एक माता पिता और उनके जो बच्चे हैं जो कि अभी अविवाहित है, भले वो 5 बच्चे हो या 10 बच्चे हो या 2 हो, तो उनका जो परिवार होगा वो एकाकी परिवार कहलाएगा। एकाकी परिवार अविवाहित पुत्रों के साथ। दूसरा पॉइंट, एकाकी परिवार विवाहित पुत्रों के साथ। देसाई इसी को सीमांत संयुक्त परिवार और एलन रॉस ने इसी को लघु संयुक्त परिवार कहा है। तो ये अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लघु संयुक्त परिवार की व्याख्या या इस शब्द को किसने दिया, तो याद रखना एलन रॉस ने दिया था। खैर इतना डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद रखो कि के एम कपाड़िया ने जो दूसरा प्रकार बताया है संयुक्त परिवार का, वो क्या है? इनके अनुसार दूसरा जो प्रकार है वो एकाकी परिवार है, जिसमें माता पिता और उनके विवाहित बच्चे, ये विवाहित बच्चा ये जोड़ा हो गया, ये विवाहित जोड़ा हो गया,
इनका सबका जो समूह होगा वह भी संयुक्त परिवार है, तो ये दूसरी टाइप का संयुक्त परिवार है। तीसरा, समरेखीय संयुक्त परिवार। समरेखीय संयुक्त परिवार मतलब एक ही पीढ़ी के सब लोग, जैसे 5 भाई हैं तो पांचों भाई अपने परिवार या अपने बच्चों, अपनी वाइफ अपने बच्चों, अपनी वाइफ अपने बच्चों और अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ वो पांचों एक साथ एक ही घर में रहते हैं, तो इसे हम कहते हैं संयुक्त समरेखीय संयुक्त परिवार। याद रखना, समरेखीय संयुक्त परिवार क्या होता है, जब एक ही माता पिता मर गए, इनके 5 बेटे थे, पहले बेटे की भी शादी हो गई, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, दूसरे बेटे की भी शादी हो गई, उसकी पत्नी, उसके बच्चे हैं, और ये पांचों भाई जिनकी शादी हो चुकी है वो पांचों अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जब एक ही घर में रहते हैं, तो इनका जो समूह होता है वो समरेखीय संयुक्त परिवार कहलाता है। ये पॉइंट याद रखना। ऐसा ही होता है भिन्न शाखीय संयुक्त परिवार। इसमें क्या होता है, एक पिताजी थे या दादाजी एक थे, उनके 2 बेटे हैं और इनके दादाजी के एक भाई हैं, एक पिताजी एक दादाजी हैं, इसे समझ लीजिए। भिन्न भिन्न रेखीय संयुक्त परिवार क्या होता है, ये एक दादाजी, इनका एक बेटा है और उसकी एक पत्नी, उसके 2 बच्चे हैं, ये साथ में रहे। इन्हीं दादाजी के एक और भाई थे, उनका एक बेटा और उनके 2 बच्चों और उनकी पत्नियां भी, ये जब सब एक साथ में रहते हैं एक परिवार के रूप में, तो उसे कहते हैं भिन्न शाखीय रेखीय संयुक्त परिवार। तो भिन्न शाखीय संयुक्त परिवार में 2 अलग अलग दादाजी के भाई के बच्चे भी साथ में रहते हैं, और समरेखीय में एक ही पिता के सभी संतानें या उनके जो परिवार के बच्चे हैं वो सब एक साथ रहते हैं। अगला पॉइंट है आश्रित व्यक्ति के साथ एकल परिवार। देखो, हो सकता है कि किसी परिवार में जो बहन है उसकी शादी ही नहीं हुई हो, या बहन विधवा हो गई हो, या बुआ विधवा हो गई हो, तो उन बुआ को, बहन को जब परिवार में जोड़ दिया जाता है तो वो कहलाता है एकल परिवार के साथ आश्रित व्यक्ति के साथ एकल परिवार। ये 5वां प्रकार के.एम. कपाड़िया ने बताया। तो 5 प्रकार के प्रकार जो है संयुक्त परिवार या कुटुंब के प्रकार जो है वो के.एम. कपाड़िया के याद रखना। के.एम. कपाड़िया ने कुटुंब के 5 प्रकार बताए हैं, ये याद रखिएगा। और वो 5 कौन से हैं, एकल परिवार जिसमें केवल अविवाहित बच्चे रहे, एकल परिवार जिसमें विवाहित बच्चे रहे, एकल परिवार जिसमें आश्रित व्यक्ति भी जोड़ दिए जाएं। एकल परिवार के बाद अब आए दूसरे वाले पे, एक समरेखीय और एक भिन्नांश संयुक्त परिवार या भिन्न शाखीय संयुक्त परिवार। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, संयुक्त परिवार के लाभ क्या है या इसके प्रकार ये क्या है। तो अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए संयुक्त परिवार के लाभ और प्रकार, ये तो एक ही आंसर होगा इसका। क्या लाभ है भैया संयुक्त परिवार के। देखो, सबसे बड़ा जो लाभ था वो हिंदुस्तान को मिला, भारत को मिला। भारत की जितनी अच्छी संस्कृति बनी है उसका मूल आधार संयुक्त परिवार है। हमारी संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण हो पाया, उसका आधार संयुक्त परिवार है। अगर संयुक्त परिवार ना होते तो शायद आज हम में जो ये नैतिक मूल्य जीवित है, या आज हम जितने नैतिक हैं, आज हम ईश्वर के प्रति जितना झुकाव रखते हैं, आज हम में जितनी मानवता है, उन सब का कारण होता है सामाजिकरण। किसी भी बच्चे का सामाजिकरण उसके इन सब कारणों का या इन सब विशेषताओं का आधार है, वो शायद नहीं होता। और ये सब हुआ है संयुक्त परिवार से। तो संयुक्त परिवार का पहला जो सबसे अच्छा उपयोग या लाभ मिला भारतीय लोगों को, देखो सामाजिकरण शब्द को समझते हैं। सामाजिकरण का अर्थ क्या होता है, देखो अरस्तु ने कहा कि एक मनुष्य समाज में हार्ड मास के या एक सुगठित शारीरिक ढांचे के साथ पैदा होता है, उसे मानव बनाने का काम समाज करता है। तो किसी भी बच्चे को मानव बनाने के लिए समाज जिस प्रक्रिया को अपनाता है वही प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। ये कठिन शब्द है, सरल शब्दों में बोल देते हैं। देखो, कोई भी बच्चा समाज में जब जन्म लेता है तो वो केवल एक शरीर ढांचा लेकर के आता है। उसे बोलते सिखाना, उसे व्यवहार करते सिखाना, कपड़े पहनते सिखाना, सब वस्तुओं का महत्व बताना, ये सब काम कौन कौन करता है, उसकी माता, उसके पिता, उसके दोस्त, उसका परिवार, उसका शिक्षा या उसका विद्यालय, उसके जो साथीगण हैं, ये सब उसे जो व्यवहार सिखा रहे हैं, वही सिखाने की प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। तो सबसे पहला जो संयुक्त परिवार का कार्य या लाभ है वो सामाजिकरण है, जिसका क्या अर्थ होगा, सामाजिकरण का अर्थ जो भी बच्चा परिवार में जन्म लेगा उसका व्यवस्थित सामाजिकरण संयुक्त परिवार में हो जाएगा। क्योंकि संयुक्त परिवार में अलग अलग प्रकार की या इसमें अनेक लोगों का एक समूह होता है, हर एक आदमी अलग अलग प्रकार की विशेषताएं रखता है और वो अपने परिवार के बच्चे को उन विशेषताओं से
जोड़ देता है, वो विशेषताएं सिखा देता है, तो बच्चों का सामाजिकरण बहुत आसान हो जाता है संयुक्त परिवार में। आजकल आपने देखा होगा कि शहरों में जो छोटे छोटे नाभिकीय या एकल परिवार बन गए हैं, वहां बच्चे कुछ सीख ही नहीं पाते, ना उनमें नैतिक मूल्य होता है, ना उनमें किसी विशेष प्रकार का कोई कला का ज्ञान होता है, क्योंकि उनके घर में कोई सदस्य ही नहीं है जो उन्हें कुछ सिखाए। पहले के जमाने में दादी कुछ चुटकुले कहानियां सिखा करके बच्चों में कुछ नैतिक मूल्य सिखाया करती थी, आजकल वो नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से हम कह रहे हैं कि सामाजिकरण की मूलभूत इकाई है संयुक्त परिवार। दूसरा पॉइंट, मार्गदर्शन का कार्य। देखिए, परिवार का जब कोई एक सदस्य किसी उलझन में पड़ जाता है, तो बड़े जो बुजुर्ग होते हैं उस परिवार के, वो उसको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, उसको रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि जीवन के सारे अनुभव उन लोगों ने पहले ही प्राप्त किए हुए हैं, अब इसे उस समस्या से ना गुजरना पड़े, इसलिए उसे मार्गदर्शन मिल जाता है। तो संयुक्त परिवार का दूसरा लाभ है मार्गदर्शन। तीसरा लाभ है धार्मिक कार्य। देखिए, धार्मिक कार्यों में भागीदारी, आजकल का जो औद्योगिक जीवन है या नाभिकीय परिवार का जीवन है, इसमें या तो आदमी कमा ले या उसे खर्च कर ले या धार्मिक कार्य कर ले, इसलिए मनुष्य में धार्मिक प्रवृत्तियां कम होती जा रही है, क्योंकि धार्मिक क्रिया में भाग लेने का समय ही नहीं मिलता है। हम केवल कमाने में लगे हुए हैं, जो थोड़ा बहुत समय मिलता है उसमें उसे खर्च करने की कोशिश करते हैं, ना तो कोई हम नैतिक कार्य कर पाते हैं और ना ही कोई धार्मिक कार्य कर पाते हैं। अब जब संयुक्त परिवार में आदमी रहता है, तो उसके भाई भतीजे देवर जो भी उसके संयुक्त परिवार के सभी सदस्य धार्मिक क्रिया में उसकी भागीदारी को सुनिश्चित कर देते हैं। सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा, ऐसी इस पॉइंट को अच्छे से समझे। देखिए, जो संयुक्त परिवार होता है उसका सबसे अच्छा लाभ मिलता है आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा किस प्रकार से? देखिए, एक समूह जब बहुत सारे लोग रहेंगे, तो किसी भी व्यक्ति की जो इज्जत होगी वो पूरे परिवार की इज्जत होगी, और वो उसे अनैतिक कार्य, असामाजिक कार्य से रोक कर रखेंगे, उसे अनैतिक नहीं होने देंगे। ऐसे ही जब उसको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा, तो परिवार के बाकी सदस्य उसकी सहायता करेंगे, इससे सामाजिक स्टेबिलिटी और आर्थिक स्टेबिलिटी उसके जीवन में आएगी, और यही काम कौन करता है? संयुक्त परिवार करता है। ये पॉइंट याद रखना। धन का उचित उपयोग, जो संयुक्त परिवार होता है उसमें जो बुजुर्ग होते हैं वो मार्गदर्शन करते रहते हैं कि बच्चों को पैसा कहां खर्च करना है, कहां नहीं करना है, तो धन का उचित उपयोग हो जाता है। श्रम विभाजन अच्छे से हो पाता है, क्योंकि परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, एक खाना बना लेने का काम कर लेगा, एक कपड़े धोने का काम कर लेगा, एक बच्चों को शिक्षा देने का काम कर लेगा, एक खेत में काम संभाल लेगा, एक पशुओं से संबंधित काम संभाल लेगा। तो यहाँ अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग कार्य को कर लेंगे, जिससे उचित श्रम विभाजन हो जाएगा। संकट काल में सुरक्षा या बीमा, इसी को संयुक्त परिवार को ही कहा जाता है। ये कोटेशन पूछा जाता है। समाजशास्त्र में संकट काल का बीमा किसे कहा जाता है? समाजशास्त्र में संकट काल का बीमा जो है वो संयुक्त परिवार को कहा जाता है, ये याद रखना। अनुशासन और नियंत्रण, आपने देखा होगा जो संयुक्त परिवार के बच्चे उनमें अनुशासन पाया जाता है, क्योंकि दादा दादी, बड़े पापा, बड़े मम्मी ये कुछ गलत करने ही नहीं देते, क्योंकि उनकी नजरें रहती हैं बच्चों पर। जो छोटे छोटे परिवार है वहां माता पिता कमाने में लगे होते हैं, काम करने में लगे होते हैं, बच्चे अपने अनुसार कुछ तो भी करते रहते हैं, इस कारण से उनमें अनुशासन या नियंत्रण नहीं होता, जबकि संयुक्त परिवार में अनुशासन और नियंत्रण खूब भरा होता है। संस्कृति की रक्षा, देखिए जो हमारे बुजुर्ग जिस परिवार में होते हैं वहां संस्कृति का हस्तांतरण दूसरी पीढ़ी को आसानी से हो पाता है, इससे संस्कृति हमेशा बनी रहती है, उसमें हास नहीं होता, और ये भी एक विशेषता है संयुक्त परिवार की। तो ये सारे पॉइंट डिटेल में हमें लिखने चाहिए, दो दो तीन तीन लाइन में हर एक पॉइंट को डिटेल में लिख लेना है। लेकिन क्योंकि अभी मैं पीपीटी पे पढ़ा रहा हूं इसलिए बहुत सारा लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इनकी डिटेल आप मन से लिखने की कोशिश कीजिए, हमें केवल पॉइंट पढ़ना है और उसकी डिटेल मन से लिखने की कोशिश करनी है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। संयुक्त परिवार के कुछ दोष भी होंगे, हानियां भी होंगी, कुछ नुकसान भी होंगे। तो संयुक्त परिवार के कुछ दोष नुकसान जो है वो भी हमें याद रहे। व्यक्ति की कार्य कुशलता में बाधक, क्यों बाधक भाई? देखो, संयुक्त परिवार में जब एक काम को खूब सारे लोग करते हैं, जैसे कृषि में जब एक ही कार्य को बहुत सारे लोग करते हैं तो उनमें कार्य कुशलता नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि रोज व्यक्ति अलग अलग काम करने लगता है, इसलिए कार्य कुशलता में बाधक है। कुछ परिवार के सदस्य दूसरों पर निर्भर रह जाते हैं, वो खुद कुछ करना ही नहीं चाहते, क्योंकि संयुक्त परिवार 60 सदस्यों का है, उसमें 5 बच्चे ऐसे हैं जो परीक्षा में फेल हो गए या परीक्षा में पास भी हुए तो उनकी इच्छा ही नहीं है, वो आलसी प्रवृत्ति के हैं। तो ऐसे लोगों में अकर्मण्यता बढ़ जाएगी, क्योंकि पालन पोषण तो परिवार कर ही रहा है,
तो ऐसी स्थिति में अकर्मण्यता को वृद्धि देते हैं संयुक्त परिवार। व्यक्ति के विकास में बाधक, देखो व्यक्ति का विकास कब होता है, जब वह आवश्यकता हो, क्योंकि हमने विज्ञान साइंस में एक कोटेशन पढ़ा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब इंसान का विकास कब होगा, जब उसे अलग अलग काम की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कुछ दिन पहले मुझे इंस्टाग्राम चलाते नहीं आता था, जब मुझे ये यूट्यूब चैनल चलाना पड़ा या यूट्यूब चलाते नहीं आता था, तो जब मुझे जरूरत पड़ी तब मैं उसको सीख गया, तो इससे मुझे मेरा विकास हुआ, मैंने एक और नई चीज सीख ली। संयुक्त परिवार में खूब सारे सदस्य हैं और आपको जब नहीं आएगा तो दूसरा व्यक्ति उस काम को करके दे देगा, इससे आप उस काम को सीख ही नहीं पाओगे। तो संयुक्त परिवार में व्यक्ति के विकास में बाधाएं भी आती हैं। गतिशीलता का बाधक है ये, क्योंकि नवीनता को कभी संयुक्त परिवार नहीं अपनाना देता। संयुक्त परिवार जो है वो प्राचीनता या पुरातन पद्धति या परंपरा को अपनाना चाहता है, नवीनता का विरोधी होता है। ये पॉइंट ठीक से याद रख लें। सामाजिक समस्याओं का पोषक, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े जो परिवार होते हैं उसमें दहेज, उसमें या जो सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे कन्यावध की समस्या, या ऐसी कुछ समस्याएं का पोषक रहा है ये संयुक्त परिवार। खैर पूरी तरह पोषक नहीं, कुछ विशेष विकृत लोगों के कारण ये चीजें समस्या के रूप में जन्म लेती हैं, ये भी याद रखना। कलह का केंद्र, जब एक ही परिवार में 4 बहुएं रहेंगी तो उनमें आपस में कंपटीशन हो जाएगा, इसलिए वो कलह का केंद्र बन जाएगा। तो इसका एक दोष है कि ये कलह का केंद्र होता है। स्त्रियों की दुर्दशा, देखिए जब समाज में संयुक्त परिवार की स्थिति रहती है तो स्त्रियों का सम्मान घट जाता है, क्योंकि उन्हें बड़े भाई से पर्दा करना पड़ेगा, बड़े ससुर से, दादाजी से, सबका पर्दा करना पड़ेगा। इस कारण से उनका निर्णय कभी भी भागीदारी में शामिल ही नहीं हो पाता है, इसलिए निर्णय स्त्रियों की दशा हमेशा खराब रहती है। गोपनीय स्थान का अभाव, आप संयुक्त परिवार में देखेंगे जहां 50-60 लोग रहते हैं वहां गोपनीयता ही नहीं रहती, हर चीज में खुलापन देखने को मिलेगा। मुखिया का स्वेच्छाचारिता, कभी कभी आपने कुछ संयुक्त परिवार में देखा होगा कि जो मुखिया है, जैसे दादी मुखिया है, तो वो अपने बड़े बेटे को ज्यादा पसंद करती है, तो उसके बच्चों का पालन पोषण ज्यादा अच्छे से होगा, वो कपड़े खरीद के उनके लिए ज्यादा लाएगी। ऐसा कुछ परिवारों में विशेष देखने को मिलता है। तो ये कुछ चीजें इसके दोष भी हैं, लेकिन हर संयुक्त परिवार में ये दोष हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये कुछ कुछ विशेष विकृत स्थितियों में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, इसके दोष आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। कम से कम 4 या 5 दोष हर एक व्यक्ति को याद होने चाहिए जो मेंस की तैयारी कर रहा है। मैं आपको 10-10, 11-11 पढ़ा रहा हूं, इसका यह अर्थ नहीं कि सारे याद करने, सारे याद करने मत बैठ जाना, बाकी के प्रश्न भी याद करने। और आगे बढ़ते हैं, संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारक। देखो आज की तारीख में भारत में आप देखेंगे, आप 1990 में या 1901 में जो जनगणना हुई तो पता चला कि भारत में 30% परिवार संयुक्त परिवार थे, और अब भारत में केवल 6 से 7% परिवार जो है वो संयुक्त परिवार है। तो हमारा हास हो गया, संयुक्त परिवार की संख्या में कमी आ गई, परिवर्तन हो गया। तो ये परिवर्तन किन कारणों से हुआ, वही टॉपिक है। संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारक कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिससे संयुक्त परिवार जो है टूट गए, अब एकल परिवारों की भरमार सी दिखती है। उसके लिए पहला कारण जो जिम्मेदार है वो औद्योगिकरण है। क्या है सबसे पहला कारण है औद्योगिकरण, क्योंकि उद्योगों की स्थापना हुई, उद्योगों में काम करने के लिए आदमी अपना घर बार छोड़कर दूसरे स्थान पर गया और छोटे छोटे परिवारों में रहने लगा, इससे औद्योगिकरण से संयुक्त परिवार हास हुए। इसी से नेक्स्ट पॉइंट आप जोड़ लीजिए, नगरीकरण। जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ता गया, नगरीकरण में या नगरों में लोग आपस में एक छोटे से कमरे में परिवार के रूप में रहते हैं या एकल परिवार के रूप में रहते हैं, इससे भी संयुक्त परिवार टूटते गए। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा, जैसे जैसे हमारे अंदर पाश्चात्य शिक्षा या पश्चिमीकरण का प्रभाव बढ़ते गया, धीरे धीरे भारत के संयुक्त परिवार टूटते गए और एकल परिवार या नाभिकीय परिवार बनते गए। तो पाश्चात्य का प्रभाव। अगला सामाजिक सुरक्षा, अगला यातायात और संचार के साधनों का प्रभाव, अगला परिवार के कार्यों का हस्तांतरण। पहले इंसान को खेती करनी पड़ती थी जब मशीनें नहीं हुआ करती थी। अब अगर किसी के पास 50 बीघा जमीन है तो उसको 50 बीघा जमीन पर काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत है। वो कहां से लाएगा उन लोगों को, तो परिवार बड़ा रखा जाता था ताकि उन्हीं लोगों से पूरी खेती की जा सके। जैसे जैसे मशीनीकरण हुआ, जब आवश्यकताएं कम पड़ने लगी तो परिवारों का भी विभाजन होने लगा, परिवार अपने आप में टूटने लगे। तो मशीनीकरण या कृषि का हास कहा जा सकता है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का प्रभाव, पारिवारिक झगड़े,
या महिला आंदोलन। ये महिलाओं के सशक्तिकरण का जब मुद्दा उठा तो क्योंकि संयुक्त परिवार में महिलाओं को उचित स्थान नहीं दिया जाता था, उचित निर्णय में भागीदारी नहीं ली जाती थी, इस कारण से इस एक तत्व की वजह से भी जो है संयुक्त परिवारों का ह्रास हुआ। तो मूल रूप से आपको 5-6 पॉइंट याद रखने, औद्योगिकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, नैतिक मूल्यों का ह्रास, या उपभोक्तावादी संस्कृति का बढ़ावा देना, या आप याद रख सकते कृषि का ह्रास, यातायात और संचार के साधनों का विकास। जैसे जैसे यातायात के संचार साधन बढ़ते गए वैसे वैसे परिवार टूटते गए, मतलब हमारे पास वैसे भौतिक दूरियां कम होती गई लेकिन आपसी जो दूरियां थी वो बढ़ती गई, वो इसका एक मूल कारण रहा। ऐसे ही आपको 5-6 दोष याद रखने हैं, इसके परिवर्तन के कारक याद रखने, 5-6 दोष याद रखने हैं। और आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर RN सक्सेना ने संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारकों को 3 भागों में बांटा है। अभी हमने परिवर्तन के कारण एक राउंड फिगर में सारे पढ़ लिए, RN सक्सेना ने इसे 3 भागों में बांटा है, वो भी हमें याद रहे। 3 भाग कौन से? पहला आर्थिक कारण, दूसरा भावनात्मक कारण और तीसरा है नए सामाजिक कानून। तो 3 प्रकार के कारण बताए इन्होंने, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण या आर्थिक कारण, कानूनी कारण और नए भावनात्मक कारण। ये 3 पॉइंट याद रखना। आर्थिक कारण में आएगा पूंजीवाद, औद्योगिकरण, नगरीकरण, ये सब। भावनात्मक कारण में आएगा उदारवाद, व्यक्तिवादिता, पश्चिमीकरण, उपभोक्तावाद, ये सब आएगा भावनात्मकता में। और नए सामाजिक कानून में आएगा संपत्ति और विवाह से संबंधित जो कानून बने हैं उनमें परिवर्तन या उनकी स्थिति के कारण भी संयुक्त परिवार टूटते गए। आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा पॉइंट था जो याद रख सके तो रख लीजिए, बाकी कोई बहुत विशेष प्रश्न उस पर नहीं बनता। अब हम देखते हैं कि क्या संयुक्त परिवार या कुटुंब को लेकर कोई स्टडी या कोई अध्ययन भी हुए। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे अध्ययन हुए समाजशास्त्र में, लेकिन उसमें से 2 हम महत्वपूर्ण है, याद रख लें। KM कपाड़िया ने एक अध्ययन किया 1955 में, गुजरात के सूरत शहर की बहुत सारे परिवारों का इन्होंने अध्ययन किया और एक किताब लिखी जिसका नाम था रूरल फैमिली पैटर्न, स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप, की ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में जो परिवार पाए जाते हैं उनके संबंधों का अध्ययन। और इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में नहीं बदल रहे हैं, एकल परिवार ही नए तौर पर बनते जा रहे हैं। और दूसरा निष्कर्ष निकाला कि ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र के स्वरूप में अंतर होने के कारण जो संयुक्त परिवार है वो विभाजित होते जा रहे हैं। जैसे जैसे नगरों का विकास हो रहा है वैसे वैसे संयुक्त परिवार एकल परिवारों में बदलते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त से टूट करके एकल नहीं बना, पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में कहा कि नगरों के विकास के कारण अपने आप नए नए एकल परिवार बनते जा रहे हैं। ये पॉइंट KM कपाड़िया का था। एक स्टडी ऐसी ही रामाकृष्ण मुखर्जी की है। रामाकृष्ण मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों का अध्ययन किया 1960 में, और उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर कहा कि संयुक्त परिवार एकाकी परिवारों में बदलते जा रहे हैं। ये दोनों अलग अलग थ्योरीज देते हैं, जहां KM कपाड़िया ने कहा कि संयुक्त परिवार टूट करके एकल नहीं बन रहे हैं, संयुक्त परिवार जो तो अपने स्थान पर हैं, जो नए नए नगर बन रहे हैं उससे नए नए एकल परिवारों का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही रामाकृष्ण मुखर्जी ने क्या कहा कि संयुक्त परिवार एकाकी परिवारों में बदल रहे हैं। ये ऐसे पॉइंट्स आपको केवल करंट अफेयर्स में कुछ निष्कर्ष में लिखने में काम में आ सकते हैं, इसलिए मैं ये विशेष रूप से बता रहा हूं। बाकी ऐसे कोई प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमने कुटुंब पढ़ा, कुटुंब को हमने पढ़ा तो वो उत्तर भारत की विशेषता है। अब आते हैं दक्षिण भारत पे। दक्षिण भारत में कुटुंब को ही संयुक्त परिवार के स्थान पर थारवाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थारवाड़। ये शब्द याद रखना, थारवाड़ अगर 3 नंबर में पूछ लिया जाए तो आप आंसर करेंगे। कुटुंब की जो परिभाषा है, कुटुंब को जो अर्थ है वही थारवाड़ का अर्थ है। थारवाड़, जॉइंट फैमिली इन साउथ इंडिया। यहां आंसर देखिए, दक्षिण भारत में संयुक्त परिवारों का एक स्वरूप पाया जाता है जिसे थारवाड़ कहते हैं। यह विशेष रूप से कहां पाए जाते हैं? दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मालाबार के कुछ महत्वपूर्ण जातियों में ये परिवार पाए जाते हैं। थारवाड़ में जो परिवार या थारवाड़ जो होते हैं वो संयुक्त परिवार होते हैं, लेकिन इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये मात्र सत्तात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? मात्र सत्तात्मक। देखिए, हमारे भारत में जो उत्तर भारत का हिस्सा रहा वो ज्यादातर पितृसत्तात्मक परिवार के रूप में रहा। दक्षिण भारत का जो हिस्सा रहा
वो ज्यादातर मात्र सत्तात्मक परिवार में रहा। आपने इतिहास में सातवाहन वंश पढ़ा होगा, उसके राजाओं के नाम में आपको माताओं के नाम भी मिलेंगे। इससे सिद्ध होता है कि दक्षिण भारत में मातृ वंशीय परिवारों का बोलबाला रहा। और उसी प्रकार के जो संयुक्त परिवार पाए जाते थे उन्हें थारवाड़ नाम से जाना गया। इन थारवाड़ परिवारों में भी वैसी ही विशेषता पाई जाती है जैसे उत्तर भारत के परिवारों में संयुक्त रूप से 4-5 जो वंश है या 4-5 परिवार के लोग हैं, 4-5 विवाहित जोड़े हैं, वो साथ में रहते हैं। वैसा ही दक्षिण भारत में भी पाया जाएगा, लेकिन वो मात्र सत्तात्मक स्वरूप में होंगे या उनका जो हेड इंचार्ज जो होगा वो मात्र सत्तात्मक होगा। और ज्यादा इसमें डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब इस पर रिलेटेड या इस पॉइंट जो आज हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, आपको इनको लिखने की कोशिश करनी है। ये वही प्रश्न है जो पिछली एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। देखिए यूपीएससी, यूपीपीसीएस ऐसे एग्जाम्स में सोशियोलॉजी एक विशेष सब्जेक्ट के रूप में है और वहां इस सब्जेक्ट से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला प्रश्न है कुटुंब किसे कहते हैं। यहाँ 2 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें आपको 2 लाइन में आंसर करना है कि कुटुंब क्या है या कुटुंब का अर्थ बताना है। कुटुंब से आप क्या समझते हैं, दूसरा प्रश्न है। कुटुंब को परिभाषित कीजिए, चौथा प्रश्न है। कुटुंब और परिवार में अंतर बताइए। इसको मैं सरल शब्दों में लिख दूं तो संयुक्त परिवार और परिवार में अंतर बताइए या संयुक्त परिवार और परिवार में अंतर लिखिए, ऐसा प्रश्न बनाया जा सकता है। ये यूपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कुटुंब विकास की संकल्पना के संदर्भ में परिवार और कुटुंब में विभेद कीजिए या अंतर बताइए। एक ही प्रश्न है, अंतर बताइए या विभेद कीजिए। यह प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है। कुटुंब की प्रमुख विशेषता बताइए, कुटुंब संरचना में आए परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए। एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न डाल दिए, कुटुंब की विशेषताएं बताइए और कुटुंब की संरचना में आए परिवर्तन पर प्रकाश डालिए। पश्चिमीकरण के कारण कुटुंब की संरचना में आए परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए, वही हमसे परिवर्तन पूछा जा रहा है। कुटुंब में परिवर्तन के मुख्य कारक बताइए, अभी हमने डिस्कस किया। देखो अगर उसको एग्जामिनर को कठिन क्वेश्चन नहीं पूछना होगा, सामान्य प्रश्न होंगे तो इतने प्रश्नों में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा या टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर उसे आपकी जो योग्यता है उसको चेक करना है तो वो घुमावदार प्रश्न बना सकता है। कैसे प्रश्न बना सकता है, जैसे बढ़ते औद्योगिकरण या बढ़ते हुए विकास के कारण संयुक्त परिवार में कमी आ रही है, स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन बना दिया कि जैसे जैसे भारत विकास करता जा रहा है संयुक्त परिवार घटते जा रहे हैं, स्पष्ट कीजिए या व्याख्या कीजिए। तो ऐसे प्रश्न कठिन हो जाएंगे, थोड़ा उसमें आपको बना करके अपनी तरफ से कुछ विशेष बातें बना करके जोड़कर लिखनी होगी। आपका अगर टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो इस प्रकार के प्रश्नों को लिख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज से रोज हम इस प्लेटफॉर्म पर एक सोशियोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे और प्रीलिम्स की जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें अभी हम इतिहास को पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक उसका पढ़ेंगे। आप लोग निश्चिंत रहें, मैं अभी भी प्री ही पढ़ाऊंगा, फोकस प्री पे ही रहेगा। लेकिन कुछ बच्चे जिनकी आवश्यकताएं हैं उनके लिए सोशियोलॉजी पढ़ाना भी बहुत जरूरी है। आप सभी का विशेष रूप से धन्यवाद हमारी ये वीडियो श्रृंखला को अटेंड करने के लिए। आप सबसे विशेष निवेदन है कि आप जो लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वो अपना अमूल्य जो फीडबैक है वो कमेंट करके माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाए, ताकि हमें पता चले कि हम किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं और हमें और क्या सुधार किए जाना चाहिए। विशेष रूप से सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।